प्यारे दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस सेशन में राष्ट्रीय हरित अधिकरण के बारे में, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में अध्ययन करेंगे और इससे संबंधित जो आएंगे उसको देखेंगे। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना जो है वो कब होती है? अब स्थापना जो 18 अक्टूबर 2010 को होता है। किस तरीके से होता है? पार्लियामेंट में राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 को लाया जाता है और ये चीज आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों। तो ये है, ये क्या है? राष्ट्रीय हरित अधिकरण क्या है? सांविधिक निकाय है, वैधानिक निकाय है। पार्लियामेंट में जो है अधिनियम के माध्यम से जो इसका निर्माण किया गया दोस्तों। तो संसद में क्या है? राष्ट्रीय हरित अधिकरण, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 लाया जाता है। ठीक है दोस्तों, 2010 में जो पार्लियामेंट में राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के लिए प्रोविजन लाने के लिए कानून अधिनियम लाया जाता है, फिर कानून का रूप ग्रहण करता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो है स्थापना कब किया जाता है? 18 अक्टूबर 2010 को। तो ये चीजें मालूम होनी चाहिए दोस्तों। कब होता है स्थापना? 18 अक्टूबर 2010 को होता है। अब राष्ट्रीय हरित अधिकरण की अगर हम बात किया जाए तो भारत ऐसा तीसरा देश था, तीसरा कंट्री था जो पर्यावरण के संरक्षण के लिए, प्राकृतिक जो वन जीव है, पर्यावरण है, जैव विविधता है, बायोडाइवर्सिटी है, सब चीजों को संरक्षण करने के लिए एनजीटी की स्थापना करता है। तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण की जो स्थापना का मेन पर्पज यही था कि जो प्राकृतिक संसाधन है, जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं, जो वन जीव हो गए, झील, नदी, पर्यावरण के जो संरक्षण की बात करना है, पर्यावरण प्रदूषण को समाप्त करना, तो ये पूरी तरीके से जो सतत विकास को बढ़ावा देना है। तो इस तरीके के साथ जो है आज ऐसा विकास करिए जो आने वाली भावी पीढ़ी को भी जो है उस विकास को जो है अनवरत रूप से क्या प्राप्त हो। अब ऐसा उपभोक्तावादी जो प्रवृत्ति है, जो कंज्यूमर जो कंजप्शन का एक पैटर्न है, उसको जो है आप एक सतत पैटर्न में रखिए, जिससे कि जो एग्रीकल्चर है, जो झील है, जो नदी है, जो वाटर है, वो जो है आने वाली पीढ़ी के लिए भी क्या है समान रूप से क्या उपलब्ध हो। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना किया जाता है। इसका जो अधिकार क्षेत्र पूरे भारत में है। कहीं भी अगर पर्यावरण के संरक्षण का हनन हो रहा है, जैव विविधता को, बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुंचने वाला कोई भी कदम अगर किसी कंपनी के द्वारा उठाया जा रहा है, कहीं भी पर्यावरण की क्षति हो रही है, वन का क्षति उन्मूलन किया जा रहा है, तो उन सब चीजों पे जो है एनजीटी जो है वैधानिक रूप से जो कार्रवाई एक्शन लेना रहता है वो करती है। तो वो सब चीजें आप देखेंगे यहाँ पर दोस्तों। तो देखिए, भारत जो है ऐसा तीसरा कंट्री होता है जहां पर एनजीटी मतलब पर्यावरण के प्रोटेक्शन के लिए, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए, पर्यावरण के संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए, वन्य जीव और वन, झील, जितने भी पर्यावरण से रिलेटेड संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है, उनकी रक्षा करने के लिए जो है उनके जो है वैधानिक रूप से लोगों के जो द्वारा जो अनावश्यक पर्यावरण क्षति की जा रही है, उन पर अंकुश लगाने के लिए एक वैधानिक रूप दिया जाता है। अगर हम बात करें दोस्तों तो संविधान में हमारे जो फंडामेंटल राइट है, उसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार जो है उसको फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार घोषित किया गया। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, फंडामेंटल ड्यूटीज 51A, अनुच्छेद 51A का जो 7वां मौलिक कर्तव्य है, उसमें क्या कहा गया? प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण करने की बात की गई, जिसमें वन, नदी, झील, वन्य जीव है, उनकी रक्षा करिए। प्राणी मात्र के प्रति क्या है? प्राणी मात्र के प्रति क्या है? दयाभाव की। इन सब चीजों की बात किया गया था। फिर आप देखेंगे नीति निर्देशक सिद्धांतों में भी उल्लेख किया गया है कि राज्य सरकारें जो है, जो सरकार वो क्या कदम उठाएगी, किस चीज के लिए कदम उठाएगी, जो प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए, वन और वन्य जीवों की रक्षा के लिए। तो हम देखते हैं जो हमारा संविधान है उसमें हम फंडामेंटल राइट में, फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी और फंडामेंटल ड्यूटीज में और अन्य जगह कई जगह प्रोविजंस दिए गए हैं जहां पर पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन की बात की गई है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन की बात की गई है। ठीक है, जिससे जो जल प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है, जो विभिन्न प्रकार के प्रदूषण है, जो पॉल्यूशन है, जो मानव पीढ़ी के लिए है नुकसानदायक है, तो उन सब चीजों को जो है दूर करने के लिए, सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए, समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए ये सब प्रोविजंस दिया गया है। और यहाँ पर राष्ट्रीय हरित अधिकरण के माध्यम से जो एक कानूनी ढांचा का रूप दे दिया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखेंगे भारत ऐसा तीसरा देश बन जाता है। देखिए लिखा हुआ राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना के साथ भारत एक विशेष पर्यावरण न्यायाधिकरण ट्रिब्यूनल
स्थापित करने वाला दुनिया का तीसरा देश बन गया। पहला देश क्या था? ऑस्ट्रेलिया, और दूसरा देश कौन था? न्यूजीलैंड। तो ये आपको फैक्ट मालूम होना चाहिए। सर्वप्रथम विश्व में, वर्ल्ड में अगर बात किया जाए, किसी के मतलब वहाँ की जो संसद कानून जो विधायिका है, ऑस्ट्रेलिया की जो विधायिका है, वहाँ के द्वारा पहली बार जो है पर्यावरण से रिलेटेड कानून का निर्माण किया जाता है। और दूसरा देश क्या है? न्यूजीलैंड है। उसके बाद वर्ल्ड लेवल पे बात करेंगे तो तीसरा भारत ऐसा देश बन जाता है जो पर्यावरण के संरक्षण के लिए संसद में जो है कानून के माध्यम से स्पेशल प्रोविजन किया जाता है। ठीक है, व्यवहारिक रूप से चीजें उसको रेगुलेट किया जा रहा है चीजें। अब देखेंगे दोस्तों हम राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण। अब राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की हमने स्थापना देखेंगे संसद के कानून के तहत किया गया। इसका मतलब है स्टैट्यूटरी बॉडीज है, सांविधिक निकाय है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ये चीज आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों। मुख्यालय जहाँ पर इसका नई दिल्ली, और उसके बाद क्षेत्रीय कार्यालय, क्षेत्रीय जो कार्यालय है इसका है, जो रीजनल ऑफिस है वो कहाँ पर है? भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई। तो ये आपको चीजें याद रहनी चाहिए दोस्तों। यहाँ पर जो भी पॉइंट है आपको देखेंगे एग्जाम में आए हुए हैं, भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई। तो इसके पूरे भारत में 4 जगह जो रीजनल ऑफिस है, भोपाल में है, पुणे में है, कोलकाता और चेन्नई में। और इसका जो हेड ऑफिस, मेन ऑफिस कहाँ पर है? नई दिल्ली में। इसका स्थापना कब होता है? राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना कब होता है? इसका जो स्थापना है वह 18 अक्टूबर 2010 को होता है। ये चीजें क्लियर हो गई। अब एनजीटी के पास जो भी मैटर आएगा, एनजीटी के पास पर्यावरण से रिलेटेड जो भी आएगा उसका क्या है? 6 महीने के भीतर क्या है? निपटान करना। मतलब 6 महीने के भीतर जो है जो भी मुद्दे आ रहे हैं पर्यावरण से रिलेटेड है, वो उसका समाधान आप न्यायालय के द्वारा, जो अधिकरण की स्थापना की गई है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा, जो उसका समाधान प्रस्तुत कर दिया जाएगा। तो ये चीज यहाँ पर लिखे हैं दोस्तों। एनजीटी के लिए यह अनिवार्य है कि उसके पास आने वाले पर्यावरण संरक्षण संबंधी मुद्दों का निपटारा जो है 6 महीने के भीतर किया जाए। ठीक है, स्टेटमेंट फॉर्म में आ सकता है कि एनजीटी के लिए क्या कंपल्सन है, कंपल्सन फॉर्म है। तो यहाँ पर अनिवार्य यही है कि जो भी पर्यावरण से रिलेटेड, जो भी पर्यावरण क्षति से रिलेटेड या पर्यावरण समस्या से जनित जो भी मुद्दे आएंगे, उसका जो 6 महीने के भीतर जो समाधान प्रस्तुत करना होगा एनजीटी को। ये चीज आप लोग क्लियर हो गया दोस्तों। हम लोगों ने देख लिया एनजीटी की स्थापना जो 18 अक्टूबर 2010 को हुआ। इसके लिए पार्लियामेंट में अधिनियम ला के कानून बनाया जाता है। फिर देखेंगे भारत ऐसा विश्व का तीसरा देश बन जाता है जहां पर वैधानिक रूप से जो है राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना कर दिया जाता है और पूरे देश में जो है पर्यावरण के संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए जो है जमीनी रूप से, व्यवहारिक रूप से प्रयास किया जाता है। हालांकि उससे पहले भी भारत ने विभिन्न प्रकार के प्रयास किए हैं। जैसे आप देखेंगे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 है, वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 हो गया। तो ये भारत स्वतंत्रता की बात से ही और उससे पहले भी जो है पर्यावरण के प्रति जो है एक जो मानवीय दृष्टिकोण और जो भावी पीढ़ी के प्रति जो सतत दृष्टिकोण होना चाहिए वो रहा है। तो ये चीज यहाँ पर इसको एक और मजबूती के साथ जो है एक ढांचा में प्रदान कर दिया जाता है दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोगों ने हेड जो मेन ऑफिस है वो देख लिया, रीजनल ऑफिस को हमने देख लिया, और एनजीटी के पास जो भी मैटर आएगा एनवायरमेंट से रिलेटेड जो भी इश्यूज आएंगे उसका 6 महीने के भीतर क्या उनको समाधान प्रस्तुत करना होगा। फिर आते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की संरचना। जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, ट्रिब्यूनल की जो स्ट्रक्चर की बात करें, अगर आपको स्ट्रक्चर मालूम है, स्ट्रक्चर में क्या है? तो स्ट्रक्चर में एक चेयरमैन होंगे और न्यायिक सदस्य और विशेषज्ञ सदस्य होंगे। ठीक है, कुल मिला के जो है एक अध्यक्ष और अधिक। यहाँ पर देखिए मेंबर कितने हो सकते हैं? पूर्णकालिक जो मेंबर, इस पूर्णकालिक मेंबर में 2 लोग बटे, एक तो न्यायिक होंगे, एक क्या होंगे? न्यायिक, और एक क्या होंगे? जो विशेषज्ञ होंगे, पर्यावरण से संबंधित जो विशेषज्ञता जिनके पास होगी, विशेषज्ञ। ठीक है, एक जो है विशेषज्ञ। तो जो एनजीटी की संरचना की बात करेंगे, जो एनजीटी बनेगा, ठीक है, इस एनजीटी में जो है कम से कम 10 पूर्णकालिक सदस्य होंगे और अधिकतम कितने हो सकते हैं? 20 पूर्णकालिक सदस्य हो सकते हैं। अगर 10 पूर्णकालिक सदस्य हैं तो उसमें 5 सदस्य न्यायिक क्षेत्र से रहेंगे और 5 सदस्य जो पर्यावरण से संबंधित जो विषय विशेषज्ञ हैं वो रहेंगे। अगर 20 सदस्य रहते हैं तो 10 सदस्य न्यायिक क्षेत्र से रहेंगे और 10 जो विषय विशेषज्ञ जो है पर्यावरण से रिलेटेड वो रहेंगे। ये चीज आपको क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए जो न्यायिक सदस्य और विशेषज्ञ सदस्य जो नियुक्त किए जाते हैं, जो विशेषज्ञ सदस्य उनको पर्यावरण से रिलेटेड, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित जो है जानकारी होनी चाहिए और उससे संबंधित जो अनुभव है लगभग 15 साल से अधिक जो है 10 साल से अधिक मतलब अनुभव होना चाहिए। उनको ऐसे व्यक्ति को जो केंद्र सरकार के द्वारा जो है अपॉइंटमेंट किया जाता है। ठीक है, वो उनके मतलब विवेकाधिकार के अंतर्गत है। ये चीज यहाँ पर देखें। अब देखिए अध्यक्ष पे आपको कहा गया, जो अध्यक्ष की नियुक्ति होती है
केंद्र सरकार के द्वारा किया जाएगा, भारत सरकार के द्वारा किया जाएगा। और वह क्या है, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के बाद इनकी नियुक्ति करेंगे। तो जो चेयरमैन है, चेयरमैन की जो अध्यक्ष की नियुक्ति जो है दोस्तों, अध्यक्ष, ठीक है, जो अध्यक्ष है चेयरमैन की नियुक्ति कैसे होगी, तो केंद्र सरकार जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके इनकी नियुक्ति करती है, ठीक है। तो चेयरमैन की नियुक्ति जो है वह चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सुझाव पे जो है परामर्श से ही किया जाता है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ये हो सकता है पीवाईक्यू में अब आया हुआ है और आगे भी एग्जाम में, पीसीएस एग्जाम में आ सकता है, प्रबल रूप से संभावनाएं हैं, ठीक है दोस्तों। ये चीज हम लोगों ने देख लिया। अब स्ट्रक्चर में देखिए, अध्यक्ष एक चेयरमैन हो गए और न्यायिक सदस्य और विशेषज्ञ सदस्य होते हैं। जो पर्यावरण से संबंधित विषय विशेषज्ञ होते हैं, जानकार होते हैं, उनको शामिल किया जाता है। न्यायिक सदस्य में जैसे जो मान लीजिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो रह चुके हैं, सेवानिवृत्त हो गया, रिटायर्ड हो चुके हैं, उनको जो है एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में ले लिया जाता है। ये चीजें आपको है। तो ये है कि सरकार की दिशा निर्देशों के तहत ये चीजें होता है। फिर अध्यक्ष जब चेयरमैन की नियुक्ति की बात होती है, वहां पर भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके ही मतलब किया जाता है। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। फिर अगर हम कार्यकाल की बात करें तो जो भी एनजीटी के अंतर्गत जो भी अध्यक्ष बनेंगे, जो सदस्य होंगे उनका कार्यकाल कितना होगा, और जो सदस्य होंगे उनका कार्यकाल जो है 5 वर्ष होगा, ठीक है। कितना होगा, 5 ईयर, ठीक है, 5 वर्ष होगा। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। फिर लिखा है पुनर्नियुक्ति नहीं होगा, इनका रीअपॉइंटमेंट नहीं किया जा सकता। मतलब अध्यक्ष को पुनः एनजीटी का अध्यक्ष, मान कोई व्यक्ति जो अध्यक्ष बन चुका है एनजीटी का, पुनः जो उसको एनजीटी का अध्यक्ष नहीं बनाया जा सकता। ऐसे सदस्य का भी अगर कोई सदस्य जो एक बार बन गया है एनजीटी का, वह फिर दोबारा जो सदस्य नहीं बन सकता। तो यहाँ पर ये चीजें आपको बहुत स्टेटमेंट में आ सकता है, ये चीजें ध्यान में रखिएगा दोस्तों। रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकता, फिर पुनः उसी पद पे जो एनजीटी के अध्यक्ष या सदस्य जो एक बार बन गया उसको पुनः जो है अध्यक्ष या सदस्य नहीं बनाया जा सकता। ये चीज आपको यहाँ पर क्लियर करना है दोस्तों। तो यहाँ पर कार्यकाल कितना होता है, पुनर्नियुक्ति नहीं होगा, ये चीजें क्लियर है। कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, या 65 वर्ष की आयु, या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले, ठीक। ये चीज यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए। तो एनजीटी के जो अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष होता है, या तब तक पद पे धारक रहेंगे 5 वर्ष, या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले, 65 वर्ष की आयु तक, ठीक है, 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो। अब देखिए पुनर्नियुक्ति नहीं होगा, एनजीटी के जो अध्यक्ष और सदस्यों का पुनः उसी पद पे क्या पुनर्नियुक्ति नहीं होगा। ये आप यहाँ पर ये चीजें ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ठीक है, पुनर्नियुक्ति नहीं होगा, ठीक है। अब चीजें हम आते हैं, हम लोगों ने एनजीटी की स्ट्रक्चर को देख लिया। अपॉइंटमेंट, चेयरमैन का अपॉइंटमेंट भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से केंद्र सरकार के द्वारा किया जाएगा। कार्यकाल जो होता है 5 वर्ष से 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो, और इनका जो है फिर पुनर्नियुक्ति नहीं होगा। इस पॉइंट पे आप विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अब यहाँ पर देखिए वही मतलब एनजीटी की जो कार्य प्रणाली किस तरीके से हुआ है, भारत में पर्यावरण के संरक्षण को बढ़ावा दे रहा है, और पर्यावरण की क्षति पहुंचाने वाली कंपनी को या किसी व्यक्ति को या किसी संस्था को किस प्रकार से दंडित किया जाता है, उस किन सिद्धांतों के आधार पे निर्णय दिया जाता है, वो चीजें हैं। तो एनजीटी की जो कार्य प्रणाली है, एनजीटी की जो कार्य प्रणाली है, ये चीजें हम देखेंगे किस तरीके से जो है अपने निर्णय को देती है, ठीक है दोस्तों। जो कार्य प्रणाली है, तो एनजीटी की अगर हम कार्य प्रणाली की बात करें तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों क्या है एनजीटी की कार्य प्रणाली। एनजीटी की अगर हम कार्य प्रणाली की बात करें दोस्तों, तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये क्या है, नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों पर निर्देशित है। स्टेटमेंट फॉर्म में आ सकता है दोस्तों एनजीटी से रिलेटेड, इसलिए जो भी स्लाइड में लिए हुए हैं वे आपको एज इट मतलब एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो यह जो है नैसर्गिक न्याय, नेचुरल जस्टिस के सिद्धांतों से निर्देशित है। मतलब जब निर्णय एनजीटी के द्वारा पर्यावरण संबंधित समस्याओं से रिलेटेड जो कोई जब सुनवाई करती है, निर्णय दिया जाता है, उसमें जो है नेचुरल सिद्धांत, प्राकृतिक सिद्धांत के को फॉलो करते हैं। तो प्राकृतिक सिद्धांत को क्या है, नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत को फॉलो करते हैं। मतलब जो जेन्युइन होगा, जो व्यवहारिक रूप से है सभी पक्षों के लिए पर्यावरण के हित में होगा, उसके आधार पे जो निर्णय देती है चीजें, ठीक है। वो एक परंपरागत ढांचे में एनजीटी नहीं बता हुआ, परंपरागत ढांचे में नहीं बता हुआ। वो प्राकृतिक जो नेचुरल जस्टिस के लिए जो भी चीजें आवश्यक है
उसके लिए वो कदम उठाने के लिए उस तरीके का मतलब सुझाव भी देती है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों, यह एक वैधानिक निकाय होने के कारण एनजीटी के पास अपीली क्षेत्राधिकार है और जिसके तहत सुनवाई कर सकता है। तो ये क्या है, वैधानिक निकाय क्या है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। क्या है, स्टैट्यूटरी, क्या है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। एक सांविधिक निकाय है, ये चीज आपको स्टेटमेंट में आ सकता है। सांविधिक निकाय उसे कहते हैं जो संसद के द्वारा कानून के माध्यम से बनी। संसद में जब अधिनियम लाया गया तो उसके तहत अगर किसी संस्था का निर्माण हो रहा उसको हम सांविधिक संस्था या वैधानिक संस्था, स्टैट्यूटरी बॉडीज कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यह एक वैधानिक निकाय होने के कारण एनजीटी के पास क्या है, अपीली क्षेत्राधिकार है जिसके तहत सुनवाई कर सकता है। ये चीज क्लियर होगी। अगला पॉइंट क्या दोस्तों, ये सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में उल्लिखित न्यायिक प्रक्रिया का पालन करने के लिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण बाध्य नहीं। मतलब एनजीटी जो है वह सिविल प्रक्रिया संहिता जो है, ठीक है, जो सिविल प्रोसेस जो कोड है, प्रोसीडर सिविल प्रोसीडर कोड 1908 जो है, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में जो उल्लिखित जो न्यायिक प्रक्रिया का पालन करने के लिए क्या है, एनजीटी बाध्य नहीं है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों, स्टेटमेंट में आ सकता है। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों, तो ये है कि जो सिविल प्रक्रिया संहिता है वह एनजीटी पे बाध्यकारी नहीं है। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। किसी भी आदेश निर्णय को देते समय यह आवश्यक है कि एनजीटी क्या है, एनजीटी क्या करेगा, तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल क्या करेगा, वह सतत विकास जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, निवारक, प्रिकॉशनरी का मतलब हो गया आप ऐसा कोई मान लीजिए आप कम से कम पॉलिथीन का उपयोग करिए, पॉलिथीन उपयोग ही ना करिए, पॉलिथीन पूरी तरीके से बंद है, उसके जगह पे आप जो कुटीर उद्योग से रिलेटेड जो मान लीजिए कागज के बने हुए या लकड़ी के बने हुए जो थैले हैं पत्तों से, उस तरीके का उपयोग करिए। पॉलिथीन को पूरी तरीके से आप बंद करिए, या पॉलिथीन का इतनी माइक्रोन तक के मोटाई का पॉलिथीन आप उपयोग कर सकते हैं, जो सरकार का दिशा निर्देश है उसके अधीन रहते हुए आप करिए। तो एक सिंगल यूज जो प्लास्टिक है, मतलब एक बार आपने यूज किया उसको फेंक दिया, वो पूरी तरीके से क्या भारत में बैन है। तो ये चीजें आपको जो प्रिकॉशनरी मतलब जो प्रदूषण हो सकता है, आप अपनी इंडिविजुअल रूप से कैसे प्रदूषण को कम कर सकते हैं, जल प्रदूषण को, वायु प्रदूषण को, और उसके बाद पॉलिथीन का उपयोग, जो भी मतलब पर्यावरण को क्षति पहुंचाने वाले जो भी कदम हो सकते हैं उस पर आप अपनी जो आपकी जो दैनिक दिनचर्या है उसको किस तरीके से आप मैनेज करिए कि आप कम से कम प्रदूषण फैला पाए। ये चीजें आपको प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल सही है कि आपको पर्यावरण ह्रास में कम योगदान देना, जो आपका फुटप्रिंट है, जो कार्बन फुटप्रिंट क्या है उसको कम करना, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। तो आपका एक दिन का जो 24 घंटे का कार्बन फुटप्रिंट बन रहा है, ठीक है, जो ग्रीन हाउस गैस में आप योगदान दे रहे हैं, उसमें अपनी भूमिका को क्या करिए, बहुत कम करिए। जिससे क्या होगा, आप व्यक्तिगत तौर पे जो न्यायिक सिद्धांत है, जो नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत है, जो पर्यावरण में आप इंडिविजुअल अपना योगदान दे पाएंगे दोस्तों। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। तो किसी भी आदेश निर्णय को देते समय आवश्यक है कि एनजीटी उस पर सतत विकास, निवारक, प्रिकॉशनरी और प्रदूषण जो भुगतान। मान लिया अगर किसी व्यक्ति ने प्रदूषण फैलाया है, किसी कंपनी ने कोई कानून का उल्लंघन किया, पर्यावरणीय कानून का, एनवायरमेंटल लॉ का उल्लंघन किया, तो उसको जो एनजीटी के द्वारा क्या है, दंडित किया जाता है। उस प्रदूषण भुगतान आपको पेमेंट करना पड़ेगा, पेबल आपको करना पड़ेगा। और जो आपने क्षति पहुंचा उसको पुनर्बहाल करने के लिए, उसको रिस्टोर करने के लिए भी आपको खुद स्वयं व्यवस्था करना पड़ेगा। और उसके बाद क्या है, प्रदूषण भुगतान भी आपको देना पड़ेगा। तो ये सब चीजों सिद्धांतों से क्या है, एनजीटी जो है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है, गाइडेड होती है, मार्ग निर्देशित होती है। ये चीज आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे क्या है, एनजीटी द्वारा पर्यावरण संबंधित 7 कानूनों के तहत नागरिक मामलों की सुनवाई कर सकता है। अब एनजीटी के तहत जो एनजीटी है उसके तहत कितने कानून आते हैं, कितने कानूनों के तहत अगर कोई वाद आता है, कोई मतलब मैटर आता है, उसके तहत वो सुनवाई कर सकता है। तो यहाँ पर देखेंगे जब एनजीटी एक्ट 2010 आया, इसमें चीजें लिखा गया है। एनजीटी एक्ट 2010 में, एनजीटी एक्ट जो 2010 है वहां पर देखेंगे इस 7 प्रकार के कानूनों को जो है एनजीटी के तहत अधिकार दिया गया कि आप मामले की सुनवाई कर सकते हैं, जो एनजीटी एक्ट 2010 है, ठीक है। ये चीज आप यहाँ पर क्लियर मालूम होना चाहिए। क्या है, तो जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1974, जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण उपकर एक्ट अधिनियम, या उपकर कहिए कुछ भी, उपकर एक्ट 1977 1977 हो गया, वन संरक्षण अधिनियम 1980 हो गया, वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण एक्ट 1981, सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम 1991, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 और जैव विविधता एक्ट
दो। ये चीज मालूम होना चाहिए, एनजीटी जो है पर्यावरण से संबंधित कई प्रकार के लॉ हैं भारत में। अब उसमें जो ये मतलब ये जो है 1 2 3 4 5 6 7, ये जो 7 प्रकार के लॉ बने हुए हैं, इसके तहत जो है सुनवाई का अधिकार एनजीटी को दिया गया है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को दिया गया है। अगर जल प्रदूषण से रिलेटेड कोई मैटर आ रहा है, फिर जल प्रदूषण उपकर से रिलेटेड कोई आ रहा निवारण, फिर वन संरक्षण अधिनियम 1980, वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण एक्ट 1981, सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम 1991, ये चीजें दोस्तों आपको क्लियर होनी चाहिए। यहाँ से डायरेक्टली पूछा जा सकता है जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम कब आया, 1974 में आया, संसद के द्वारा कानून बनाया गया, ये आए हुए पीवाईक्यू आप अगर सॉल्व किए होंगे विशेष का, तो आपको सब यहाँ पर एज ए क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, और यहाँ से आगे भी आने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। तो वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण एक्ट कब आया, 1981 में आया। सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम कब आया, 1991 में आया। पर्यावरण संरक्षण एक्ट 1986 में, जैव विविधता एक्ट जो बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 में। तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ के आपको ये मालूम भी होना चाहिए कि एनजीटी जो इन 7 कानूनों के तहत जो है जो भी वाद आता है उस पर निर्णय देती है, सुनवाई करती है, और ये कब किस समय पारित किया गया था, ये भी चीज आपको दोस्तों याद होनी चाहिए, ठीक है। आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है दोस्तों, देखिए यहाँ पर अब एनजीटी के पास जो है 2 ऐसे कानून हैं जो बहुत ज्यादा चर्चित है, वो जो है राष्ट्रीय हरित अधिकरण के क्षेत्र के बाहर रखा गया है, ठीक है। ये चीज अब देखिए, जो वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 है, ठीक है, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 को क्या है एनजीटी के दायरे से बाहर रखा गया, और ये क्या है अनुसूचित जनजातीय और अन्य पारंपरिक वन निवासी अधिनियम जो है 2006। तो ये जो दोनों कानून है पर्यावरण से रिलेटेड है, पर्यावरण के संरक्षण की बात करता है, उनको जो है एनजीटी के अधिकार क्षेत्र से क्या बाहर रखा गया। देखिए क्षेत्र से क्या है बाहर रखा गया, मतलब एनजीटी के दायरे में नहीं आता दोस्तों, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। तो जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, और जो फिर उसके बाद देखेंगे जो शेड्यूल ट्राइबल जो और पारंपरिक जो वन निवासी अधिनियम, जो मतलब जो जनजातीय क्षेत्र में जो वनों में निवास करने वाले उनको राइट जो दिया जाता है सरकार के द्वारा, तो इससे रिलेटेड जो अधिनियम 2006 है वो जो है एनजीटी के दायरे से बाहर रखा गया है, राष्ट्रीय हरित अधिकार के क्षेत्र से क्या बाहर रखा गया है, ठीक है दोस्तों। आपको एक पॉइंट समझ में आ गया होगा। फिर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है उसका, नेक्स्ट पॉइंट देखिए अब क्या है, अब एनजीटी के द्वारा पर्यावरण से संबंधित मुद्दे को क्या है समाधान प्रस्तुत किया जाता है। तो ये जो कारावास का भी दंड दे सकता है और आर्थिक दंड, दोनों प्रकार का दंड दिया जा सकता है, वही चीजें हैं। और अगर आप निर्णय से एनजीटी के निर्णय से कोई कंपनी या कोई संस्था या कोई व्यक्ति संतुष्ट नहीं है तो वह अपील कर सकता है, वो उच्चतम न्यायालय में जा सकता है। ये कि एनजीटी का जो निर्णय अगर 10 दिनों के भीतर ही आपको 10 दिनों के भीतर यहाँ पर उसमें क्या लिखा हुआ 90 दिन, ठीक है। ये चीज है मतलब कि आपको जितना जल्दी अगर 90 दिन क्रॉस कर गया तब तो दिक्कत हो जाएगा, तब आपको अपील नहीं कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। ये है कि जितना जल्दी हो, मान लीजिए एनजीटी ने निर्णय दे दिया 10 दिन 15 दिन जो भी 50 दिन उसके मतलब ओवरऑल आपको 90 दिनों के भीतर आपको हर हालत में जो है अपील कर देंगे तो सुप्रीम कोर्ट जो इससे पुनर्विचार मतलब कर सकता है। ये चीज आप मालूम होना चाहिए। फिर आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ क्या दोस्तों, एनजीटी द्वारा दिए गए जो नियमों आदेशों का पालन न करने पर दंड का प्रावधान किया जाए। एनजीटी ने कोई निर्णय सुनाया, अगर उसका जो किसी पक्ष के द्वारा पालन नहीं किया जा रहा है तो क्या एनजीटी के द्वारा दंड दिया जाएगा। और किस प्रकार का दंड, एक तो देखिए कारावास का दंड दे सकता है, अधिकतम 3 वर्षों तक जेल की सजा दे सकता है। कारावास अधिकतम कितना, 3 वर्षों तक किसी व्यक्ति को कारावास में, किसी कंपनी के प्रबंधक उनको क्या है कारावास की सजा दे सकता है, किसी संस्था के जो हेड है उनको कारावास की सजा दे सकता है अगर एनजीटी के निर्णय को उल्लंघन करते हैं तो। फिर क्या है उसको आर्थिक दंड कितना दिया जाता है, अधिकतम 10 करोड़ रुपए तक का जो है आर्थिक दंड लगा सकता है। एनजीटी जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है किसी भी व्यक्ति की जो है, किसी भी व्यक्ति संस्था या कंपनी के जो भी हैं उन पे जो है 10 करोड़ रुपए तक का क्या है आर्थिक दंड लगा सकता है, जुर्माना लगा सकता है, आर्थिक जुर्माना लगा सकता है। तो ये चीजें आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों, एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है दोस्तों, एनजीटी द्वारा दिए गए जो आदेश, निर्णय, अधिनिर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में 90 दिनों के भीतर अपील की जा सकती है। 90 दिनों से अगर एक भी दिन अधिक हो गया तो आप अपील नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये चीजें मालूम है, 90 दिनों के भीतर क्या अपील की जा सकती है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने एनजीटी से संबंधित, एनजीटी की स्थापना किस एक्ट के तहत हुई,
कब होगा, उसका मुख्यालय कहाँ पर है, उसका जो क्षेत्रीय ऑफिस कहाँ पर है, फिर उसको एनजीटी अपने निर्णय जो है पर्यावरण से संबंधित मुद्दों का किस तरीके से समाधान प्रस्तुत करती है, उसमें जो प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है, प्रिकॉशनरी जो प्रिंसिपल है, भुगतान प्रदूषक सिद्धांत है, क्षतिपूरक सिद्धांत, मतलब इस तरीके का जो है पर्यावरण को आपको पुनः बहाल करना पड़ेगा। तो इस सब चीजों पे आपको देखेंगे हैं। अब अगर हम देख लिया जाए एनजीटी के पहले अध्यक्ष कौन थे और एनजीटी की इस समय वर्तमान में अक्टूबर 2024 की अगर हम बात किया जाए इस समय कौन चेयरमैन है, तो ये हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। देखिए, तो अगर हम राष्ट्रीय हरित अधिकरण की बात करें, राष्ट्रीय हरित अधिकरण, राष्ट्रीय हरित अधिकरण, तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो अगर हम नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की बात करें दोस्तों, तो इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे और इसके जो है वर्तमान में कौन है। तो प्रथम कौन थे, लोकेश्वर सिंह क्या थे, पंता। ठीक है, लोकेश्वर सिंह पंता, लोकेश्वर सिंह पंता। ठीक है, लोकेश्वर सिंह क्या है, पंता, इसके प्रथम थे। राष्ट्रीय हरित अधिकरण के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, प्रथम अध्यक्ष क्या थे, लोकेश्वर सिंह पंता थे। और वर्तमान में अध्यक्ष कौन थे, वर्तमान में अगर हम बात करें, वर्तमान अक्टूबर 2024, अगर अक्टूबर 2024 में बात करें हम, तो इस समय कौन है, प्रकाश श्रीवास्तव। कौन है, प्रकाश श्रीवास्तव। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो कौन है इसके, प्रकाश श्रीवास्तव, प्रकाश श्रीवास्तव। ये दोस्तों, तो वर्तमान में जो राष्ट्रीय हरित अधिकरण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, प्रकाश श्रीवास्तव जी हैं। अक्टूबर 2024 का लेटेस्ट है, अभी भी रहेंगे कई महीने तक के, ये चीज आपको मालूम होना चाहिए। और पहले जो अध्यक्ष थे वो क्या थे, लोकेश्वर सिंह पंता जी थे। ठीक है, तो आज हम इस सेशन में दोस्तों नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में बात किया, पर्यावरण से संबंधित जो मुद्दे हैं, पर्यावरण की संरक्षण की जो बात की गई है, उन सब चीजों पे राष्ट्रीय हरित अधिकरण के माध्यम से क्या है देखा जाता है। और जो पर्यावरण से संबंधित 7 कानून है, बायोडाइवर्सिटी एक्ट जो 2002 है, वन संरक्षण अधिनियम 1980 है, जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम जो 1974 है, फिर जल प्रदूषण निवारण अधिनियम उपकर अधिनियम जो 1977 है। तो ऐसे जो 7 प्रकार के कानून है पर्यावरण से रिलेटेड, उनपे क्या है, उनसे संबंधित जो भी वाद आएगा वह एनजीटी के दायरे में आता है, एनजीटी के अधिकार क्षेत्र में आता है। और कुछ ऐसे पर्यावरण से संबंधित कानून है जो एनजीटी के दायरे से बाहर रखा गया है, जैसे मान लो वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा गया है। इस सब चीजों को बारीकियों को समझेंगे दोस्तों, आपको जो पीसीएस है और भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं होगा एनजीटी से। तो आप एनजीटी के यहाँ पर देख लेंगे दोस्तों, ये चीजें स्थापना कब हुआ, 2010 में हुआ, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। यहाँ पर देखेंगे क्षेत्रीय कार्यालय, राष्ट्रीय अधिकार का मेन कार्यालय कहाँ पर है, हेड ऑफिस कहाँ है, मुख्यालय नई दिल्ली में है। क्षेत्रीय कार्यालय भी आपको है, कोई भी मामला आएगा और 6 महीने के भीतर एनजीटी के द्वारा क्या है निपटारा किया जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने देखा यहाँ पर राष्ट्रीय हरित अधिकरण की संरचना की बात की, इसमें एक अध्यक्ष होते हैं और अन्य सदस्य होते हैं। कितने सदस्य हो सकते हैं, कम से कम 10 और अधिकतम 20 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। जो अध्यक्ष उनकी नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के परामर्श से किया जाता है। कार्यकाल हम लोगों ने देख लिया 5 वर्ष होता है। ठीक है, ये चीज आप यहाँ पर देखिए, एक पॉइंट आपको ये ध्यान में रखना है, पुनः नियुक्ति नहीं, रीअपॉइंटमेंट नहीं किया जा सकता किसी भी, चाहे वो अध्यक्ष हो या सदस्य का, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए दोस्तों। फिर हम लोगों ने देखा यहाँ पर ये जो है किन सिद्धांतों के आधार पर किस तरीके से एनजीटी जो है कार्यप्रणाली क्या है, कैसे वो अपने निर्णय को सुनाती है, इन सब चीजों को हम लोगों ने देखा। देखिए सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 से क्या है बधा हुआ नहीं है, वो बाध्यकारी नहीं है, क्या है नैसर्गिक नेचुरल जस्टिस के सिद्धांतों के आधार पर क्या है एनजीटी अपना निर्णय सुनाती है। ये सब चीज यहाँ पर देख लेंगे दोस्तों। और यहाँ पर देखिए किन किन कानूनों के तहत जो एनजीटी के तहत जो अधिकार क्षेत्र में आते हैं वो चीज हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया है। फिर हम लोगों ने वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 और जो ये वनवासी अधिनियम जो है 2006 जो है बाहर है एनजीटी के अधिकार क्षेत्र से, इन सब चीजों को हम लोगों ने देखा। और फिर जो है
एनजीटी के अगर निर्णय को कोई नहीं मानता है, पालन नहीं करता, उल्लंघन करता है तो कारावास अधिकतम 3 वर्ष तक दिया जा सकता है। आर्थिक दंड अधिकतम 10 करोड़ रुपए तक का है। और अगर एनजीटी के निर्णय से कोई संतुष्ट नहीं है, कोई कंपनी या कोई संस्था, तो वह क्या उच्चतम न्यायालय में 90 दिनों के भीतर क्या अपील कर सकता है। ये चीज आपको यहाँ पर क्लियर है। फिर हम लोगों ने दोस्तों यहाँ पर बताया आपको राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के पहले अध्यक्ष कौन थे, लोकेश्वर सिंह पंता जी थे। और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, अक्टूबर 2024 में बात की जाए तो प्रकाश श्रीवास्तव जी है। ये चीजें क्लियर हो गया होगा दोस्तों। अब अगर हम आपको थोड़ा सा ये बता दें कि देखिए संविधान में उल्लेख कहाँ कहाँ किया गया है, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। देखिए अगर हम बात करें तो एक तो आपका नीति निर्देशक जो तत्व है, नीति निर्देशक तत्व, जो नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो नीति निर्देशक तत्व है, राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये चीजें। फिर एक आपका मौलिक अधिकार, जो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, मूल अधिकार जो है, फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद एक आपका क्या है, जो मौलिक कर्तव्य है आपका, मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है दोस्तों। तो अगर फंडामेंटल राइट में देखे तो मौलिक जो पर्यावरण की संरक्षण, पर्यावरण के प्रोटेक्शन की बात की, पर्यावरण संरक्षण जो पर्यावरण एवं जैव विविधता संरक्षण एवं जैव विविधता का, जैव विविधता का, जैव विविधता का संरक्षण। इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन, इन्वायरमेंट के अंतर्गत आप देखेंगे पूरे पूरा आ गया आपका, वन है, वन जीव है, जो जीव जंतु वाइल्ड लाइफ जो है, जो जल है, वायु है, मतलब सब चीजें आपको आ गई, मृदा से है, मिट्टी है, हर एक चीज प्रकार की पर्यावरण में आ गए, बायोडाइवर्सिटी आ गए। तो ये जो है देखेंगे पर्यावरण के संरक्षण और जैव विविधता की संरक्षण की बात कहाँ कहाँ की गई है। अगर हम संविधान में देखा गया स्पष्ट रूप से लिखा गया कहाँ कहाँ है, ये चीज अगर बात करें आपको आ सकता है, मालूम रहना चाहिए। देखिए मौलिक अधिकार में देखेंगे अनुच्छेद 21, ठीक है, मौलिक अधिकार में क्या है, अनुच्छेद 21, क्या दोस्तों, अनुच्छेद 21। इसमें क्या लिखा गया है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात की गई है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत किसी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है, वरना नहीं। ये चीज आपको फंडामेंटल राइट में दिया गया। अब सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में जो है, जो स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार है, जो पर्यावरण की संरक्षण की बात है, जैव विविधता की संरक्षण की बात है, इन सब चीजों को जो है क्या फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार घोषित किया हुआ है। तो यहाँ पर आप देखेंगे पर्यावरण की संरक्षण का हमको अनुच्छेद 21 में जिक्र मिलता है। फिर आप देखेंगे जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है उसमें अनुच्छेद 48 से, जो अनुच्छेद 48 से, जो अनुच्छेद 48 से है, इसमें क्या है, इसमें प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण संवर्धन की बात की गई है, उनकी रक्षा करने की बात की गई है। ये चीज आप यहाँ पर देखिए, इन्वायरमेंट का जिक्र है। अब देखिए हमारे मूल संविधान में नहीं था, इसको जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इस चीज को जोड़ा गया था। तो ये सब चीजें आप जब पढ़िए या रिवाइज करिए तो उसके साथ जो अन्य बातें उसको भी आप नोट डाउन करते चलेंगे तो कोई आपको दिक्कत नहीं होगा एग्जाम में। तो अनुच्छेद 48A नहीं था, इसको जोड़ा गया हमारे संविधान में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। और नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या है, प्रोविजंस किया गया कि प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण का, संवर्धन का जो है दायित्व जो है दिया गया। राज्य जो अपने नीतियों के निर्माण करते समय जो है उन चीजों को क्या है लागू करेंगे, ये चीजें हैं, ठीक है। अब देखिए मौलिक कर्तव्य, तो मौलिक कर्तव्य देखिए जो अनुच्छेद 51A का जो जी क्लास, अनुच्छेद 51A का जो 7वां मौलिक कर्तव्य है वो क्या कहता है, प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, नदी, झील, वन जीव की आदि आते हैं, रक्षा करें, संवर्धन करें, संवर्धन में पर्यावरण को और बहाल करिए, उसको स्वास्थ्य को, पर्यावरण के जो संरक्षण की प्रयास करिए। और प्राणी मात्र के प्रति क्या रखें, दया भाव रखें, जो जीव जंतु जो पेड़ पौधे उनके प्रति क्या दया भाव रखें, ठीक है, उनके संरक्षण की बात करिए, ठीक है। ये चीज है आपको, अब यहाँ पर देखिए ये चीजें आपको मालूम होनी चाहिए दोस्तों।
अभी भी अगर आपको मालूम फंडामेंटल ड्यूटीज जो है ये हमारे मूल संविधान में नहीं था, है। ये जो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा क्या है जोड़ा गया था। ये चीज आप देखेंगे यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए दोस्तों। तो अनुच्छेद 51A का जो 7वां मौलिक कर्तव्य है उसमें प्राकृतिक पर्यावरण और जैव विविधता के संरक्षण की बात की गई है। फिर राष्ट्र के नीति निर्देशक तत्व में जो अनुच्छेद 48A में यहाँ भी पर्यावरण के संरक्षण की बात की गई है। और फिर मौलिक अधिकार के जो अनुच्छेद 21 है उसमें जो है पर्यावरण संरक्षण का हमको प्रोविजन देखने को मिलता है। तो ठीक है दोस्तों, आज हम लोगों ने इस सेशन में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में जानकारी प्राप्त किया है। फिर आगे अन्य टॉपिक के साथ हम मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।